बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 12 बोर्ड बूस्टर बैच 2.0 में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। तो भाई मुझे याद है कि मैंने आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि जो हमारे चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, उसके अंदर से कुछ कैरेक्टर्स के बीच की सिमिलैरिटीज़ और कुछ कैरेक्टर्स के बीच के डिफरेंसेस जो है मैंने आप लोगों को बताने को कहा था कमेंट सेक्शन में। एंड आई फील वेरी गुड। मैंने एक्चुअली ना जिस दिन सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड किया वो सेम दिन पर ही करा था, तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव डन इन योर फर्स्ट लेक्चर। की फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए थे। तो इन द मीन वाइल जो पूरा हफ्ता गया इसके अंदर मैंने आप लोगों के आंसर्स पढ़े। सो बिकॉज वो लेक्चर के बाद this is the day I'm going to record it. So I got to know and I read your answers and I'm very happy to tell and I feel very good कि तुम लोग इतने एक्टिव थे क्लास में। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने सबने मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया और बताया कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी। द ओल्ड लेडी एंड द ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश और बाकी सविता और द डॉटर इन लॉ, उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो जिन बच्चों ने आंसर किया, कुडोज टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। आप सबके आंसर सही थे। मैं पढ़ रही थी बीच बीच में, तो I did not get the chance to actually count your mistakes and tell you what else can be added. But yes, आप लोगों ने जो आंसर्स लिखे थे वो बहुत अच्छे थे and it is not that कि I don't acknowledge what you guys are writing, क्योंकि वो genuinely अच्छा लिखा था और मुझे पसंद आया वो आंसर्स। इस तरीके से ही I will try to give you other questions as well जिनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। नेवर थिंक दिस कि मैम आपने आंसर पढ़ा नहीं। आंसर बेटा मैं सारे के सारे ही पढ़ती हूँ जो भी आप मुझे लिख कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब आज की क्लास जो होने वाली है बच्चों आपकी, वो होने वाली है आपके राइटिंग सेक्शन के ऊपर, ठीक है। आज की क्लास किसके ऊपर होने वाली है? आप लोगों के राइटिंग स्किल्स के ऊपर होने वाली है। तो राइटिंग स्किल्स में बच्चे कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कैसे कैसे सवाल उस पर पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको लिखना होता है, उसके फॉर्मेट्स वगैरह, मैं आपको आज की क्लास में ये सब बताने वाली हूँ बेटा। नोटिस, लेटर, रिपोर्ट और आर्टिकल, ये चारों टॉपिक्स में जो है आप लोगों को आज की क्लास में कराऊंगी। ठीक से बंद कर दे जरा, हवा चाहिए होती है लेकिन ठंड लगने लग जाती है फिर। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चे थर्ड लेवल और टाइगर किंग किया था और आज की क्लास का पहला टॉपिक जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो होगा नोटिस राइटिंग। फिर आपके दो टाइप के लेटर्स आते हैं बच्चे, जिसके अंदर एक होता है आपका एडिटर का लेटर और दूसरा दिया जाता है बच्चे आप लोगों के लेटर के लिए जॉब एप्लीकेशन। फिर आते हैं बच्चे आपके पेपर में रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में एक चॉइस और एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में एक चॉइस, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे रह जाएगा, जैसे एक इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज रहते हैं, वो आगे आने वाले किसी एक लेक्चर के अंदर ऑलरेडी रिटन है कि कौन से लेक्चर्स में वो कराया जाएगा, कौन से लेक्चर के साथ कराया जाएगा, तो वो फिर बेटा हम लोग तब करेंगे। अभी ये 4 राइटिंग स्किल्स मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं नोटिस राइटिंग के साथ। अगर बच्चों मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके पहले टॉपिक नोटिस राइटिंग के ऊपर, तो जो नोटिस राइटिंग का टॉपिक है बेटा, ये आप लोगों के पेपर के लिए पूछा जाता है फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। आप लोगों के पेपर में बच्चे ये टॉपिक जो है ये पूछा जाता है कितने मार्क्स के लिए? ये पूछा जाता है बेटा फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। ये एक 50 वर्ड की राइटिंग स्किल होती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये एक 50 वर्ड की राइटिंग स्किल है। और बच्चों इस 50 शब्दों की राइटिंग स्किल के अंदर बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना होता है फॉर द फॉलोइंग कमेटी और उसके बाद उस नोटिस को जो है बच्चे पब्लिश कर दिया जाता है। तो आप जो आंसर बनाते हैं याद रखना है बेटा कि वो वर्ड लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जो भी शॉर्ट राइटिंग स्किल्स होती हैं, जैसे नोटिस हो गया, इन्विटेशन हो गया, ये राइटिंग स्किल्स है बच्चे आपके वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू एक्चुअली इंक्रीज द वर्ड लिमिट इन ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा 2-3 शब्द से लिखे, 2-3 शब्द चल जाते हैं, चलो 4-5 शब्द ऊपर होते ही बच्चे, एवरी 3 to 4 वर्ड ऊपर होते ही आपका आधा नंबर डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो गलतियां ना करें, बिकॉज फिर ये ना हो कि तुमने आंसर अच्छा लिखा हो लेकिन इतना लंबा लिख दिया हो कि नंबर सारे ही कट जाए। डोंट डू दैट, ठीक है। नोटिस राइटिंग 50 वर्ड का है, 4 मार्क का सवाल पेपर के लिए पूछा जाता है। लिखा कैसे जाता है इसका बच्चे अपना एक फॉर्मेट होता है, तो मैं तुम्हें इसका फॉर्मेट एक बार ही जो है दिखाना पसंद करूंगी ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि लिखना क्या है।
देखो भाई, आपका जो फॉर्मेट होता है नोटिस राइटिंग का, एक बेसिक फॉर्मेट सिखा रही हूँ बेटा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स में एप्लीकेबल है, और साथ ही साथ सीबीएसई भी कभी इस फॉर्मेट पर तो नंबर नहीं काटता, और कई लोगों के स्कूल में हो सकता है बच्चे की थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट किया हो, तो आप लोगों को जो सिखाया गया है बच्चे स्कूल में, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट में दे रही हूँ, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, एंड इन नो प्लेस बच्चा दिस फॉर्मेट कैन बी रॉन्ग। ठीक है, अब फॉर्मेट कुछ ऐसा है बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर टॉप पे बच्चे आप दे दोगे हमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या दे दोगे, यहाँ पर आप हमें दे दोगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद बच्चे नेक्स्ट क्या आता है, अगली ही लाइन में बच्चे आप लिखते हो हेडिंग नोटिस। क्या लिखते हो, अगली ही लाइन में आप हेडिंग लिखते हो नोटिस। फिर आ जाते हो बच्चे आप लेफ्ट पार्ट के ऊपर, यहाँ पर बच्चे आप लिखते हो डेट। याद रखना, यहाँ पर जो मंथ लिखा जाता है बच्चे, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। मंथ जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, मंथ को आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हो। मंथ लिखने के बाद बच्चे यहाँ पर आपकी हेडिंग आती है, हेडिंग के जस्ट नीचे वाली अगली लाइन से बच्चे यहाँ से आप अपना कंटेंट जो है वो लिखना शुरू कर देते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी कैसे लिखते हैं वो मैं भी तुम लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस के बाद बच्चे यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आप सबसे पहले यहाँ पर लिखते हो, फिर लास्ट में अपना नाम, यहाँ फिर करते हो बच्चे आप अपना साइन, और फिर बताते हो कि आपकी क्या डेजिग्नेशन थी, कि आपने किस पदवी से, किस ओहदे से, किस पोजीशन से जो है आपने इस नोटिस को ड्राफ्ट किया है, यानी आप हो कौन, कौन होते हो आप नोटिस लिखने वाले, आप वो बताओगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेटा फॉर्मेट होता है, ये अक्सर क्वेश्चन में दिया गया होता है, ये कैपिटल में लिखा जाता है। इसको बच्चे थोड़ा सा आप हाईलाइट करके लिख सकते हो। ठीक है, हाईलाइट कर दो हेडिंग को, ताकि टीचर को भी देखकर समझ में आए। हेडिंग बहुत ही कैची और बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब दो चीजें बच्चे समझने वाली जरूरी है, एक तो होती है नोटिस की स्टार्टिंग, कि नोटिस की स्टार्टिंग कैसे की जा सकती है। नोटिस की स्टार्टिंग के लिए बच्चे आप इन फॉलोइंग फ्रेजेस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे आप यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, दिस इज टू ब्रिंग, सॉरी, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। ठीक है, तो ये आपके नोटिस में लाने के लिए, आपकी अटेंशन, टू योर काइंड अटेंशन। ठीक है, ये दोनों में से दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस या दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। ठीक है, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो बच्चे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। ये जो लेटर लिखा जा रहा है ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जा रहा है, इनविटेशन। उसके अलावा आप लिख सकते हो बच्चे, दिस इज, वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू, या वी आर वेरी इलेटेड। हैप्पी के लिए इलेटेड वर्ड यूज कर सकते हो, या सैडेंड वर्ड यूज कर सकते हो, कोई बैड न्यूज सुना रहे हो तो सैडेंड टू टेल, जो भी आगे आपका टॉपिक है। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से बच्चे किसी से भी, दिस इज टू हेयर बाय इन्फॉर्म, दिस इज टू हेयर बाय इन्फॉर्म, इनमें से बच्चे आप कोई भी इंट्रोडक्टरी लाइन जो है वो ले सकते हो। इन इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद बच्चे आपको क्या क्या चीज़ें जो है बतानी होती हैं, वो मैं आप लोगों को नोट डाउन करके बता देती हूँ। जो आपकी बॉडी होती है बच्चे लेटर सॉरी नोटिस की, उसके अंदर बच्चे आप बताते हो कि क्या होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है। ठीक है, कौन कौन वहाँ पर आने वाला है, कैसे वो सेरेमनी होने वाली है, कोई एजेंडा है उस सेरेमनी का या कोई मीटिंग का, तो मीटिंग के बीच में आप एजेंडा बताते हो। ठीक है, सो बेसिकली उसके अलावा बच्चे आपकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप पैसे जो है पेमेंट की कोई बात करते हो कि आपको कोई पेमेंट देनी है। ठीक है, कोई पेमेंट का टॉपिक है कि भैया आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, जगह बता दी, वेन्यू बता दी, पेमेंट बता दी। कोई इवेंट की बात है तो बच्चे कोई सबमिशन की बात है तो आप डेडलाइन बताते हो कि क्या डेडलाइन है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे आपके नोटिस के बॉडी में काउंट होती हैं। सिमिलरली बच्चे आपके नोटिस की एक एंडिंग होती है जो आपको याद रखनी चाहिए। आपके नोटिस की एंडिंग जो होती है बच्चे वो हमेशा इसी पर्पज से, इसी पॉइंट पे होनी चाहिए कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। ठीक है, और इंफॉर्मेशन जानने के लिए कृपया करके अंडरसाइंड को मैसेज करें या कॉल करें या कांटेक्ट करें।
ठीक है, इससे आपका जो है नोटिस बच्चे एंड होता है। एक और अच्छा जो पॉइंट मुझे लगता है नोटिस में आप लोगों को बताने के लिए कि नोटिस बच्चे आपका जो होता है उसके अंदर आपका DTV यानी बच्चे आपका डेट, आपका टाइम और बच्चे जो भी आपके पार्टी का वेन्यू है, जो भी चीज़ें हैं, इन्हें बच्चे हमेशा न्यू लाइंस में लिखना चाहिए। तो इससे होता क्या है, आपके आंसर की प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। वर्ड लिमिट अब से हमें जो है क्रॉस नहीं करनी है, हमें हमारे आंसर को अंडर द वर्ड लिमिट ही रखना होता है। ठीक है, डेट, टाइम और वेन्यू, और ये हमेशा नई लाइंस के अंदर आते हैं। याद रखना कि नोटिस जो बच्चे आप लिखते हो वो 1 पेज पर ही आ जाना चाहिए। नोटिस जो है बच्चे वो 2nd पेज पर नहीं जाना चाहिए। 1 पेज के अंदर आपका नोटिस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपको जो है पेपर के अंदर इसके नंबर मिलेंगे। द मोमेंट बच्चे आपकी एक राइटिंग स्किल जो है, दिस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल नोटिस राइटिंग, अगर ये बियॉन्ड 1 पेज जाती है बेटा तो आपके नंबर कट जाएंगे पेपर के दौरान। तो याद रखना है इसको। पहली बात तो 1 पेज में ही कंप्लीट करना है, और 1 पेज में कंप्लीट करने का मतलब ये है बेटा कि ये हमेशा नए पेज से शुरू की जाएगी, नए सिरे से शुरू करी जाएगी। कभी भी कोई भी राइटिंग स्किल किसी और आंसर के खत्म होने की कंटिन्यूएशन में नहीं लिखी जाती। ठीक है, समझ में आ गया कि नोटिस कैसे लिखना होता है। अभी एक एग्जांपल देखोगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एक टॉपिक देखो बच्चे, मैं आपको एक टॉपिक दिखाती हूँ। सी दिस वन, आपको सवाल दिया गया है कि बच्चे ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। कि भैया क्या है, नेचुरल साइंस और टेक्नोलॉजी डे है, तो उस दिन पे आपके स्कूल ने डिसाइड किया है कि एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे। नाम है आपका विक्रम सिंह, आप हो सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी। आप एक मीटिंग बुलाना चाहते हो ऑफिस बियरर्स की सोसाइटी के, डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या अरेंजमेंट करनी है फेयर के लिए। एक नोटिस लिखो, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब यहाँ पर आधा बच्चा बेटा सबसे पहले कंफ्यूज ये होगा कि आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर साइंस फेयर होने वाला है, तो जो आप अपना आंसर लिखोगे वो आप साइंस फेयर के इवेंट पर लिख दोगे। आधा बच्चा क्या करेगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा, इस सवाल को पढ़ेगा कि ओ अच्छा ये जो आंसर लिखना है ये तो हमें भैया लिखना है इस बात के ऊपर कि एक साइंस फेयर होने वाला है। तो अच्छा साइंस फेयर होने वाला है तो डायरेक्टली लिख देते हैं साइंस फेयर क्या होगा कैसे होगा, नहीं। एंड ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके आप लोग आगे का सवाल पढ़ोगे ही नहीं, जो हमें नहीं करना है। हमें पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा। पूरा सवाल क्या कहता है, वो कहता है कि मीटिंग होने वाली है, तो आपको मीटिंग के लिए बताना है। अब मीटिंग है तो बच्चे मीटिंग का भी डेट, टाइम, वेन्यू तो बताओगे ही, साथ ही साथ मीटिंग का एजेंडा भी बताओगे, पर्पस भी बताओगे, और कोई स्पेशल डिटेल होगी तो वो भी बताओगे। स्कूल का नाम बच्चा में नहीं दिया है तो मैं ABC स्कूल या कुछ भी स्कूल लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन में नोटिस, उसकी नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में डेट, फिर मीटिंग फॉर साइंस सोसाइटी। अब देखो आपकी मर्जी है बेटा कि आप दिस इज टू इन्फॉर्म यू करना चाहते हो या सीधा वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू या ऑन द ओकेजन ऑफ से शुरू करते हो। जैसे हमने लिखा कि ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। ठीक है, और अब यहाँ पर हम फेयर की डिटेल्स नहीं देंगे, यहाँ पर हम डिटेल देंगे मीटिंग की, जो मीटिंग होने वाली है। जैसे हम बोलेंगे जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, जितने भी हमारे ऑफिस के लोग हैं, जो भी हमारी टीम है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी। वो मीटिंग कहाँ होने वाली है, देखो उसका वेन्यू दे दिया स्कूल लाइब्रेरी में। कब होने वाली है बच्चे, 16 अप्रैल को होने वाली है, और टाइम क्या होने वाला है आपका जो है वो दिया गया है आपको 10 AM। तो डिस्कस द अरेंजमेंट्स ऑफ द फेयर। और उसके अलावा कोई मान लो कोई स्कूल यूनिफॉर्म या कुछ भी ऐसी चीज़, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि न्यू आइडियाज आर एनकरेज्ड। ठीक है, हम जैसे भी लिख सकते हैं कि भैया हमारी तरफ से नए आइडियाज़ को भी हम एनकरेज करते हैं कि आप दीजिए, बताइए हमें नए नए आइडियाज़ क्या है। हम आपके वो नए आइडियाज़ पढ़ के जो है काफ़ी खुश होंगे। तो नए आइडियाज़ इनकरेज्ड हैं, आप बच्चों को बोलिए कि नए नए आइडियाज़ जो है लेकर आए। और लास्ट में वही बचे, फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर लिखेंगे विक्रम सिंह सेक्रेटरी और किसके, साइंस सोसाइटी के। और उसके बाद बच्चे आप अपने नोटिस को क्या करेंगे, डब्बे में इनक्लोज कर देंगे। मेरे डब्बे जो है बच्चे रो रहा है, तो हम माफ़ी चाहते हैं हमारे डब्बा बनाने के लिए। आप देख ही पा रहे हैं कितना ख़राब डब्बा बनाया है हमने, बट आप लोग पेपर के अंदर स्केल पेंसिल का यूज़ करेंगे और ढंग से डब्बा बनाएंगे। मेरे जैसा डब्बा जो मैंने इसके अंदर बनाया है बेटा, ऐसा डब्बा नहीं बनाना है, वरना तुम्हारे नंबरों के भी डब्बा गोल हो जाएंगे। ठीक है, जो स्केल यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो, कभी पेन से डब्बे नहीं बनाने। जो भी आउटलाइनिंग का काम है, जो भी बच्चे वैसे अंडरलाइनिंग का काम है, वो हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा पेन या पेंसिल उसके लिए, नॉट पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी, नॉट विद योर पेन। ठीक है,
अब बढ़ जाते हैं बच्चे हम लोग हमारी अगली 2 राइटिंग स्किल्स के ऊपर। वैसे राइटिंग स्किल तो एक है, इसके टाइप्स तो 2 आते हैं बेटा पेपर में। एक तो बच्चे दिया जाता है आपको लेटर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एडिटर का लेटर, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से बच्चे एडिटर थोड़ा सा आसान और छोटा होता है। और इसके अदर हैंड पे दिया जाता है बच्चे आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन। वैसे जॉब एप्लीकेशन बहुत ही डायरेक्ट आता है, लेकिन थोड़ा लंबा लेटर होता है, इसीलिए एक नॉर्मल बच्चे का जो मन होता है बच्चे वो ये होता है कि हम एडिटर ही परफॉर्म कराएं, वो थोड़ा आसान है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ो दोनों के दोनों लेटर्स। दोनों लेटर्स पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण बेटा यही है कि पेपर के दौरान जब पेपर में तुम्हें दिए जाएंगे ये लेटर्स, तो ये ना हो कि तुम लोग सिर्फ एडिटर जो है प्रिपेयर करके चले जाओ और जॉब एप्लीकेशन को देख के ही ना जाओ, लेकिन पेपर में एडिटर का क्वेश्चन इतना ख़राब लेवल का दे दिया जाए, इतना कंफ्यूजिंग दे दिया जाए कि तुम कंफ्यूज ही हो जाओ कि भैया अब इसके अंदर लिखेंगे क्या और नंबर कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए पता दोनों होने चाहिए ताकि आप पेपर में खुद एनालाइज कर सको कि मुझे इन दोनों में से किसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि बेटा एट द एंड ऑफ द डे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो यू नीड टू बी रिच इन ऑर्डर टू चूज, तो यू नीड टू बी रिच इन नॉलेज इन ऑर्डर टू चूज। आप बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, अगर आप पढ़ के ही एक गए हो तो आपके पास कोई और मौका ही नहीं रहेगा कि आप कुछ और जो है पढ़ पाओ या कुछ और जो है वो प्रिपेयर कर पाओ। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको जॉब एप्लीकेशन सिखाने वाली हूँ। जॉब एप्लीकेशन के बच्चे 2 पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है कवर लेटर जो आपका सिंपल लेटर होता है, और दूसरा होता है बच्चे आपका जॉब रिज्यूमे या सीवी या जिसे हम बायोडेटा कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका जॉब एप्लीकेशन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है बच्चे पहले कवर लेटर सिखाने वाली हूँ कि आप जब जॉब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका लेटर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद बच्चे मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके रिज्यूमे में क्या क्या डालना है। तो फॉर द टाइम बिंग बच्चे ये आपके बायोडेटा का पार्ट है, इसको भी आप भूल जाओ। ये मैंने लिखा इसलिए साथ में है ताकि आपको दोनों चीज़ें एक ही साथ मिल जाएं साइमल्टेनियसली। लेकिन आप जब पेपर में बनाएंगे तो बेटा सबसे पहले आप कवर लेटर बनाएंगे, यानी सबसे पहले आप अपने जॉब एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद बच्चे आप अपना रिज्यूमे देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चे, जैसे आपने जॉब एप्लीकेशन पहले समझा रही हूँ बिकॉज एडिटर आसान है, सबको आता भी होगा। तो सबसे पहले बच्चे क्या होता है, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया होता है आपको एक फॉर्मेट, आपको पूरा सवाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करोगे, आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। जहाँ जहाँ पे बच्चे कॉलम्स अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लाइंस छूटेंगी। 2 या 3 लाइनों के अंदर बच्चे आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा एज पर क्वेश्चन। फिर आप डेट लिखोगे बच्चे एक्सपैंडेड फॉर्म में। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि आपको जो मंथ है वो आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। फिर लिखते हो बच्चे आप यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, और इससे पहले एक सैल्यूटेशन आती है बच्चे द HR या मैनेजर या रिक्रूटर, जो भी आपको रिक्रूट कर रहा होता है उसको आप लिखते हो। फिर रिसीवर्स एड्रेस वही 2 या 3 लाइनों के अंदर आता है। एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखते हो। याद रखना बच्चे आपको इसे अंडरलाइन करना है, और ये 3 से 4 वर्ड्स जो है मैक्स होने चाहिए, और ये एक लाइन से क्रॉस नहीं होना चाहिए, नंबर कट जाएंगे। सैल्यूटेशन लिखते हो बच्चे आप एक लाइन छोड़ के सर या मैडम, मैडम ऐसे भी लिखा जा सकता है, या मैम को इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बच्चे ऐसे लिखोगे कि हो सकता है कभी कभी मैडम देखकर वो नंबर काट ना लें आधा वादा, तो आधा नंबर कटने से बचाओ और मैडम को MA' करके लिखो। कंटेंट नंबर 1, कंटेंट नंबर 1 में अब मेन पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है, अब सर मैम लिखा। फिर पैराग्राफ नंबर 1 बच्चे इसके अंदर आप बताते हो कि आपको जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली है इस जॉब के बारे में वो कहाँ मिली है। आप ऐसे लिखते हो इसके अंदर कि भैया दिस इज विद रेफरेंस टू द न्यूज़ एडवर्टीजमेंट जो हमें मिली है इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें ऐसी ऐसी बातें जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, 1 मिनट देना, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे देती हूँ इसके लिए। इसमें आता है कि भैया दिस इज विद रेफरेंस टू द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। मान लो वैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, कि ये जो है बच्चे उस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में है जिसकी डेट थी, उसमें आप डेट लिखोगे।
रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ, और यहाँ पर आप बताओगे भैया कौन सी पोजीशन के लिए आपकी कंपनी में। मुझे लगता है कि भैया मेरा जो रिज्यूम है या मेरा जो बायोडाटा है वो, या मेरी जो प्रोफाइल है वो इसकी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देयरफॉर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सेम के लिए। तो पैराग्राफ नंबर 1 में बेटा आप क्या बताते हो, पैराग्राफ नंबर 1 में आप बताते हो कि आपने एडवर्टीजमेंट देखी, डेट बताते हो और वो पोस्ट बताते हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर सेकंड पैराग्राफ में बच्चे आप अपनी तारीफें करते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना कैंडिडेचर जो है उनके सामने प्रेजेंट करते हो कि मैं इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इस जॉब में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अपना एक्सपीरियंस बताओ। याद रखना बच्चे, एक्सपीरियंस कोशिश करके एक ही कंपनी में रखने की कोशिश करना, बिकॉज अगर आप 2 या 3 कंपनीज में एक्सपीरियंस लिखते हो तो आप जब रिज्यूमे बनाओगे आपको उसमें दिक्कत होगी। तो कोशिश करो लंबा एक्सपीरियंस एक ही कंपनी के नाम पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बेटा आपको रियलिटी में तो आकर चेक कर नहीं रहा, इट इज जस्ट आंसर दैट यू गाइस आर फ्रेमिंग, तो एनीथिंग वुड गो हियर। अपनी स्ट्रेंथ बताओ कि भैया मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मैं हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकता हूँ। आई हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आई डोंट गेट एंग्री ईजिली, मैं बहुत ही जो है काम हूँ, कूल इंसान हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत ही जो है मेरे अंदर वेरी टीम स्पिरिटेड हूँ, मैं टीम को भी बहुत ऐसे जोड़ के रखता हूँ वाला इंसान है। पैराग्राफ नंबर 3 में आप बताओगे कि भैया मैं अपनी रेफरेंस दे रहा हूँ अपने बायोडेटा के साथ और बाकी टेस्टिमोनियल्स या डॉक्यूमेंट के साथ जो मैंने इनक्लोज कर दिए हैं, और इसी के अंदर आप अपनी अवेलेबिलिटी बताते हो कि आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन इतना PM टू इतना PM। और लास्ट में आप क्या करते हो बच्चे, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हो लास्ट लाइन में लिखकर, एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। लिखने के बाद बच्चे नेक्स्ट लाइन लिखते हो आप थैंकिंग यू, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हो बच्चे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के अगली लाइन में ही नीचे लिखते हो योर्स सिंसियरली। योर्स सिंसियरली में बच्चे याद रखना वाई कैपिटल होता है, एस स्मॉल होता है, और जो भी आपका नाम दिया गया है आप वो बताओगे। ये पूरा का पूरा लेटर लिखने के बाद बच्चे एक चीज आपको करनी है, पूरा लेटर लिखने के बाद ये एक स्टार पॉइंट है, नोट है, आप अपने आंसर में लिखो ENCL, इसका मतलब होता है इनक्लोजर। पहला पॉइंट लिख दो बायोडाटा और दूसरा लिख दो बच्चे टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, क्या लिखोगे, बायोडाटा और टेस्टिमोनियल्स। ये लिखने के बाद बच्चे नेक्स्ट पेज से क्या बनना शुरू होता है, नेक्स्ट पेज से बच्चे बनना शुरू होता है आपका बायोडाटा। याद रखना कि लेटर भले ही एक पेज के बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब मान लो ये तुम्हारी आंसर शीट है तो तुम्हारा मान लो लेटर यहीं खत्म हुआ है और तुम्हें लगता है कि मैम बायोडाटा बनाने के लिए तो बहुत स्पेस बचा है, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। ये जो स्पेस है इस पर कुछ मत लिखो, बायोडाटा बच्चा हमेशा नए पेज से बनता है, बायोडाटा हेडिंग दो। सबसे पहले इसमें 4 तरीके की डिटेल्स होती हैं बच्चे, पर्सनल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेफरेंस। सबसे पहले आप शुरू करोगे अपने नाम के साथ, फिर अपने फादर के नाम के साथ, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपना नेशनैलिटी, चाहो तो बच्चे आप अपनी हॉबीज भी बता सकते हो। आपको लगता है कि आपकी कोई अलग से अचीवमेंट्स हैं तो आपकी कोई अचीवमेंट है, जैसे आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इस साल के अंदर, ठीक है, या फिर मान लो आपको स्कूल की कोई अचीवमेंट्स है तो आप अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे अगर आपको कोई एडिशनल पॉइंट डालना है तो आप अपनी लैंग्वेजेस नोन डाल सकते हो कि भैया मेरे को ये लैंग्वेज आता है। जेंडर के बाद अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस का जो है एक वो भी जो है कॉलम डाल सकते हो, भले ही अपना मेन एड्रेस डालो ना डालो, ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, लैंग्वेजेस नोन। फिर बनती है बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। याद रखना जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाते हो इट इज कंपलसरी, ये नोट कर लो कि ये बच्चे आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर ही बनाना है, यानी आपको टेबल के फॉर्म में ही बनाना है। और ये बच्चे किस ऑर्डर में चलता है, ये चलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप सोचेंगे मैम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बच्चे जो भी आपकी न्यू क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या है, जो भी आपकी न्यू क्वालिफिकेशन है वो सबसे ऊपर, और सबसे लास्ट में बच्चे आपकी ओल्डेस्ट क्वालिफिकेशन आएगी। यानी मतलब मेरी जो क्लास 10th है बच्चे वो सबसे नीचे, और मैंने रिसेंटली क्या पढ़ा है वो सबसे ऊपर आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपके लिए एक लिस्ट में लेकर आ गई हूँ कि आप क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस जो आपको है पता होनी चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशंस किसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये सब करने के बाद, क्वालिफिकेशंस लिखने के बाद बच्चे 2 चीज़ें और लिखनी होती हैं, 3 एक्चुअली। एक बच्चे आप लिखते हो अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस अगर एक ही कंपनी का है तो बता दो। उसके बाद बच्चे आप कभी कभी वैसे सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं लिखी जाती बायोडाटा में, सीधा फिर आते हैं बच्चे हमारी रेफरेंसेस।
रेफरेंसेस क्या होती हैं बच्चे? रेफरेंसेस होती हैं कि आपके बायोडाटा के बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको कंफर्म करने के लिए जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं, हो सकता है वो किसी को कॉल करें, किसी से बात करें और एक इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहें कि भैया जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने बायोडाटा में लिखी है वो सही है या नहीं। तो रेफरेंसेस के लिए बेटा वो क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक नेम बता दो, नेम के नीचे बच्चे आप उनकी बस एक डेजिग्नेशन दे दो। ठीक है, सिमिलरली आप बी लिखो, फिर वापस से कोई बना के नाम लिख दो और फिर से यहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन लिख दो। ठीक है, इस और यहाँ पे बच्चे तीसरे में आप उनका फ़ोन नंबर दे दो, इधर भी आप उनका फ़ोन नंबर दे दो। बस ये करना होता है बच्चे रेफरेंस में। और याद रखना बच्चे आपका पुट बायोडेटा इन अ बॉक्स, और याद रखना है बच्चे कि आपको जो बायोडेटा है उसे एक बॉक्स में डाल के रखना है, मतलब बायोडेटा जो है बच्चे वो बॉक्स में आएगा। ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या बना सकते हो, आप लोग बना सकते हो अपना जॉब एप्लीकेशन। जैसे ये बच्चे 2022 से लेकर 2023 वाला जो सैम्पल पेपर था ना, उसका सवाल है कि आप काव्यांश हो और काव्या हो ऑफ 34 सेकेंड फेज सरस्वतीपुरम मैसूर। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी इंडियन एक्सप्रेस में फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन अ रेप्यूटेड फर्म इन बैंगलोर। आप जो हो अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए, तो एक लेटर लिखो 120 to 150 वर्ड्स में इस जॉब के लिए अप्लाई करते हुए, और अपना कैंडिडेचर जो है वो एक डिटेल्ड बायोडेटा के साथ प्रेजेंट करो। अब ये रही बेटा वो एडवर्टीजमेंट की ओरिएंट एंटरप्राइज बैंगलोर, मुझे मेरा रिसीवर्स एड्रेस मिल गया है, उन्हें मार्केटिंग मैनेजर चाहिए बैंगलोर, मैंगलोर, शिमोगा, देवनगरी एंड मैसूर के लिए। पैकेज जो है वो 4 से 5 लाख का है, साथ में इंसेंटिव्स देंगे, बोनस देंगे और पीएफ बेनिफिट्स देंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है उन्हें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अपना बायोडेटा जो है वो 12 अगस्त 2000 वट एवर ईयर तक जो है सबमिट कर सकते हैं टू पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, यानी लिखा किसको जाएगा लेटर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को लिखा जाएगा। ओरिएंट एंटरप्राइज रिसीवर्स एड्रेस मिल गया, 1 लेन 2 क्रॉस पटेल कैंपिया लेआउट, छका सांद्रा, पीनिया, बैंगलोर। और उनका क्या नाम है, क्या कहते हैं इस नंबर को, पिन कोड, और साथ ही में बच्चे इनका पिन कोड दे दिया। अब मुझे मेरी सारी डिटेल्स मिल गई कि भैया मुझे मिनिमम अपना जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल रखना है, जो मेरी जो डेट है वो 12 अगस्त से पहले की होनी चाहिए, लिख किसको रही हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को लिख रही हूँ, कंपनी कौन सी है, ओरियन एंटरप्राइज, पोजीशन क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, लिखा भैया 34 सेकंड फेज सरस्वतीपुरम मैसूर, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, लिखा किसको जा रहा है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, ओरियन एंटरप्राइज। पूरा लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, और सर, वैसे कॉमा नहीं लगता है यहाँ पे। अब देखो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी तो मैंने कैसे लिखा, अब देखो मैंने 13 जुलाई को लिखा, डेट थी वहाँ 12 अगस्त तक करना है, डेडलाइन थी। तो भैया मैंने लिखा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन इंडियन एक्सप्रेस, मैंने देखा आपकी एडवर्टीजमेंट जो इंडियन एक्सप्रेस में आई थी डेटेड 12/2000 वट एवर, द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, कि भैया आप मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो मैं अपनी सर्विसेज जो है आपको ऑफर करना चाहता हूँ एक कैंडिडेट के रूप में। मैंने अपनी MBA कंप्लीट करी है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट बैंगलोर से। सेकंड पैराग्राफ में बेटा मुझे मेरी तारीफें करनी है कि भैया मैं एक यंग एंथुजियास्टिक पर्सन हूँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इंग्लिश में, कन्नड़ा में, हिंदी में, तमिल में, और मेरे पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी है एज डिमांडेड बाय योर कंपनी, जो आपकी कंपनी मुझसे जो है डिमांड कर रही है। अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटीज़ जो है पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ फुलफिल करूँगा। मेरा बायोडेटा जो है मैंने यहाँ पर इनक्लोज करा है आपके पर यूज़र या रेफरेंस के लिए, ये सेम लाइन आप एज इट इज़ अपने किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, थैंक यू, योर सिंसियरली, जो भी दिया गया है काव्या राजवंश, वट एवर द नेम वॉज मेंशन इन द क्वेश्चन, आप वो लिख सकते हैं। पूरा आंसर लिखने के बाद बच्चे आप बायोडेटा बनाते हैं अपना एनक्लोज, जैसे मैंने बताया था बायोडेटा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये आपको वैसे तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखने होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज से बायोडेटा शुरू होता है। नेम काव्या, फादर्स नेम, डेट, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगेन इन अ टैबुलर फॉर्म आप देख पा रहे हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चे इसको आप उल्टा करो, ये ऐसे जाना चाहिए, सिम्बॉयसिस पहले फिर एमिटी फिर CBSE। एक्सपीरियंस 3 साल है, GT एंटरप्राइज मुंबई में, लैंग्वेजेस आती हैं इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल। कॉन्टैक्ट एड्रेस ये दे दिया है, ईमेल ID दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है यहाँ पे 2 सेन गुप्ता और रमेश के डीन जो है हमारे सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट पुणे के। इस तरीके से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम पूरा का पूरा जो है आंसर अपना बना सकते हैं। ये हो गया बच्चे आपका जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन के ही बच्चे बराबर में हमारा एक दूसरा सवाल आता है, जो दिया जाता है बेटा आपको लेटर टू द एडिटर के फॉर्म के अंदर। ठीक है,
अब एडिटर का जो फॉर्मेट है बच्चे वो भी बहुत सेम है। एडिटर का जो आपका फॉर्मेट है बच्चे वो भी 99% सेम है। जहाँ तक आप पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखते हो कहानी बिल्कुल सेम छेपी जाती है। सिर्फ फ़र्क आता है कंटेंट में। और याद रखना बच्चे जो आपका एडिटर का लेटर होता है उसके अंदर कोई आपको डब्बा नहीं बनाना, कोई आपको जो है बायोडाटा नहीं बनाना, आपको सिंपली बस एक लेटर प्रिपेयर करना है। तो इसका फॉर्मेट होता है बच्चे कि सबसे पहले आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, फिर आप अपना हाउस नंबर लिखते हो, नेम ऑफ स्ट्रीट एंड सिटी सेंडर्स एड्रेस में आता है, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, वही दी एडिटर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, एक लाइन छोड़ते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट मैंने वही बताया था, शॉर्ट होता है, अंडरलाइंड होता है। सैल्यूटेशन में आता है सरिया मैडम। पहला पैराग्राफ बच्चे आप बताते हो कि ये लेटर आप लिख क्यों रहे हो। आप स्टार्ट करते हो इस लाइन से कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कुछ भी लिखा जा सकता है इसकी जगह पर। प्रेस्टिजियस भी लिखा जा सकता है, रिप्यूटेड भी लिखा जा सकता है, एस्टीम्ड भी लिखा जा सकता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। भैया मैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का ध्यान या पब्लिक का या कंसर्न्ड रीडर्स का ध्यान जो है वो इस प्रॉब्लम की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। पैराग्राफ नंबर 2 में बच्चे आपको एक तरीका फॉलो करना है जो आप आर्टिकल में भी फॉलो करेंगे। तरीके का नाम होता है बच्चे IPSC। IPSC में आई स्टैंड करता है बच्चे इंट्रोडक्शन के लिए, कि आपने अपने आंसर में जो भी टॉपिक है उसकी एक इंट्रोडक्शन दे दी। P से बच्चे आप उस प्रॉब्लम कंटेंट में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है उसकी प्रॉब्लम बताते हो। S से बच्चे फिर आप कोशिश करते हो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, और C से बच्चे आप उसकी कंक्लूजन बताते हो कि भैया मेरे हिसाब से ऐसा 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 होना चाहिए। वैसे बच्चे आपका जो इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम और सोल्यूशन है वो सेकंड पैराग्राफ में, और कंक्लूजन आप थर्ड पैराग्राफ में अक्सर काउंट करते हो। तो आप प्रॉब्लम बताते हो, स्पेसिफाई करते हो एटलीस्ट 3 इफेक्ट्स या सोल्यूशंस उस प्रॉब्लम के। पैराग्राफ नंबर 3 में बच्चे आप कंक्लूजन एंड सोल्यूशन डालते हो, और ये डालना ज़रूरी होता है। मिनिमम 2 सोल्यूशन ज़रूरी होते हैं, या आप बोल सकते हो अथॉरिटीज़ को कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली या सिंसियरली और आपका नाम। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या करते हो, लेटर टू दी एडिटर बनाते हो। पैराग्राफ नंबर 1 में बच्चे आप ऐसे लिख सकते हो कि आप आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द टॉपिक। ठीक है, सेकंड में वही थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ओवर। आप तीनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। पैराग्राफ नंबर 2 में आप बताते हो कि भैया रेजिडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यू टू, सेकंड बहुत बारी कंप्लेंट जो है वो करी गई हैं, लेकिन अथॉरिटीज हैव टर्न डेफ ईयर टू अ प्रॉब्लम, की अथॉरिटीज हमारी प्रॉब्लम सुनती नहीं है। तीसरा, द मेन रीजन इज, प्रॉब्लम बताओ यहाँ पर क्या है। द मोस्ट अनोइंग थिंग इज, यहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम का इफेक्ट बता रहे हो। नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज हैड एडेड फ्यूल टू द फायर, कि भैया जो अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस है वो हमारी परेशानी में और ऐड कर रही है, सिचुएशन बुरे से बदतर हो गई है। अथॉरिटीज जस्ट ऐसे दूर से देख रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम हैज टेकन द शेप ऑफ अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे लिए। आई थिंक द प्रॉब्लम इज गेटिंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेली प्रॉब्लम की तरह हमारी प्रॉब्लम को हैंडल किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे फ्रेजेस जो हैं आप आंसर में यूज कर सकते हो। सिमिलरली पैराग्राफ 2 में आप, पैराग्राफ 3 जो होता है उसमें आप बता सकते हो कि एडिक्वेट मेजर्स लेने चाहिए अथॉरिटीज को, वो क्या एडिक्वेट मेजर्स हैं वो बताओ। ठीक है, 2 सोल्यूशंस बताओ। लास्ट में पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन लिखो, आई होप द इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट बाय यू, और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं विल टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना लेटर टू द एडिटर बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर बच्चे सवाल देखो कि आपको लिखना है लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन योर लोकेलिटी, कि आपके एरिया में जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, और आपको वेज बताने हैं कि कैसे इंप्रूव की जा सकती है द पोजिशन ऑफ वाटर। आपका नाम है बच्चे रामनाथ या रीमा, गाजियाबाद से। ठीक है, तो मैंने भैया एच हाउस नंबर A224 पूरा लिख दिया, लाइन लिखी, डेट लिखा, द एडिटर नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली, वैसे ये न्यू लाइन पे आता है। प्रॉब्लम क्या है भैया, वाटर क्राइसिस इन कविनगर, भैया पानी बड़ा कम है कविनगर में। सर, थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज की टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कि भैया हमारे एरिया में पानी की बड़ी किल्लत है। अब बताओ कि प्रॉब्लम क्या है भैया, अभी तो समर्स आई ही हैं और लोगों को अभी से ही पानी की शॉर्टेज फेस करने की शुरू हो गई है प्रॉब्लम। सप्लाई जो है वो सुबह 8:30 बजे ही कट जाती है मॉर्निंग के अंदर, और दोपहर को आई है आधे घंटे के लिए, शाम को आती है 6 से 7 के बीच में। तो भैया पूरे दिन के लिए पानी ही नहीं होता। सिंस टाइमिंग्स बहुत इराटिक है, सिंस टाइमिंग्स जो है बच्चे वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हैं, टाइमिंग्स जो हैं वो बिल्कुल भी हमें क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग स्पेशली जो वर्किंग कपल्स हैं उन्हें पानी स्टोर करने में बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज वो सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं, ना दिन में पानी मिलता है ना शाम को पानी मिलता है।
बहुत सारी कंप्लेंट्स करी गई हैं जल बोर्ड को, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। अथॉरिटीज़ जो है वो कहती है कि भैया हम भी हेल्पलेस हैं कि एक टैंक जो है हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो अभी भी रिपेयर में है और बंद है बहुत टाइम से, तो देयर बाय हमारी वाटर सप्लाई अफेक्ट हो रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं लेकिन 1.5 मंथ हो चुका है कि ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और अभी तक कोई रिस्पाइट, अभी तक कोई रिलीफ जो है वो सिटीजन्स को नहीं दिया गया है। तो इसके अंदर आप कोई चाहो तो बच्चे कोई पर्सनल एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ये ऐसे आंसर्स में एग्जाम्पल डालने से आपको नंबर बेटर मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है बेटा कि एक्चुअली आपके साथ वो चीज़ हुई हो, आप एक बनाया हुआ जो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल आप वो भी दे सकते हो, तो उससे आपके आंसर में नंबर बढ़ जाते हैं। तो भैया जल बोर्ड जो है इन द मीन टाइम उन्हें प्रोविजन करनी चाहिए पानी के लिए, टैंकर भिजवाने चाहिए, जैसे तारक मेहता के उसमें आए थे और बापूजी हमारे टैंकर में भीग गए थे, वैसे टैंकर आने चाहिए। ऑल्सो मेजर्स लिए जाने चाहिए टू एक्सपेडाइट द रिपेयर, ताकि स्पीड अप किया जाए थोड़ा रिपेयर प्रोसेस। और जो अब इसमें आप लास्ट में ये लिख सकते हो इधर कि आई होप माई व्यूज, ये पैराग्राफ रट लेना, विल फाइंड अ प्लेस इन योर कॉलम। मुझे लगता है कि मेरे व्यूज़ को आपके कॉलम में जगह मिलेगी। एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, और जो भी हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं विल टेक रिक्वायर्ड एक्शन, और जो हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे ताकि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उससे हम बाहर आ सके। लाइन छोड़ोगे योर्स फेथफुली रामनाथ रीमा करके आप अपना आंसर जो है बच्चों एंड कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर में अगर आपको 2 लेटर में से चॉइस आए तो आप कौन सा लेटर अटेम्प्ट करेंगे। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बच्चे लेटर टू द एडिटर ही रहती है, लेकिन टॉपिक पे डिपेंड करता है बच्चे कि क्या टॉपिक आपको दिया गया है। हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा दे दिया जाए जिसके ऊपर आपको पॉइंट ना आए, तो भाई बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स वाली सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसीलिए दोनों टाइप के लेटर्स जो हैं आपको आने चाहिए। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं हमारी अगली टाइप की राइटिंग स्किल, और वो है बच्चों आर्टिकल राइटिंग। अब द रीज़न वाई आई एम टेकिंग आर्टिकल राइटिंग एज द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आर्टिकल राइटिंग है वो बहुत सिमिलर है हमारे लेटर टू द एडिटर से। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, जरा माफ़ी चाहते हैं 2 मिनट, माफ़ी चाहते हैं, कोल्ड हो रहा है हमें। हाँ, तो अब अगला टॉपिक जो है बच्चे दैट इज आर्टिकल राइटिंग। And the main reason why I have taken article writing as the next topic is because article writing बहुत similar है आपके दूसरे टॉपिक से, दैट इज रिलेटेड टू द एडिटर। कहानियाँ दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइप की बनाई जाती हैं। आर्टिकल राइटिंग जो है बच्चे अगेन ये 120 से 150 वर्ड्स का एक राइटिंग स्किल है, और इस राइटिंग स्किल के अंदर भी बच्चे आपको जो है 5 मार्क्स मिलते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके साथ बच्चे चॉइस में आता है आपके साथ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, या फिर इसके साथ बच्चे क्या चॉइस में आता है, या तो आता है रिपोर्ट राइटिंग, जो मैं भी आपको आगे सिखाने वाली हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। लेकिन आर्टिकल राइटिंग सीखने के लिए बच्चों आपको बस एक ट्रिक आनी चाहिए। अगेन मैं उस ट्रिक को वापस से लिख रही हूँ ताकि मैं अब इस ट्रिक को आपको डिटेल में समझा सकूँ। डिटेल का नाम है बच्चे IPSC, सॉरी ट्रिक का नाम है IPSC, जिसमें आई बच्चे स्टैंड करता है आप लोगों की इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती है बच्चे, कोई फैक्ट लिखा जा सकता है, कोई स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई फैक्ट हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई और पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चे, कोई शॉर्ट स्टोरी हो गई, वन लाइनर स्टोरी हो गई, ठीक है, कोई 1 लाइनर फैक्ट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है बच्चे आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। फिर आते हो बच्चे आप लोग अपने आंसर के प्रॉब्लम वाले पार्ट के ऊपर, और जब आप अपने आंसर का प्रॉब्लम वाला पार्ट लिख रहे होते हो बेटा, तब प्रॉब्लम में आप बेसिकली बता रहे होते हो कि क्या टाइप की प्रॉब्लम जो है आप रेगुलरली डे टू डे लाइफ में फेस जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। कम से कम बच्चे 3 से 4 प्रॉब्लम्स जो हैं आपको मेंशन करनी है। इधर 3 से 4 प्रॉब्लम जो है इसके अंदर कोई आप पर्सनल एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हो, बट नो फेक डिटेल्स, ठीक है, कोई भी फेक फैक्ट नहीं देना है बच्चे आपको, कोई भी फेक क्या नहीं देना है, फैक्ट नहीं देना है, कोई भी चीज़ बच्चे जो सच नहीं है उसको आपको नहीं लिखना है, याद रखेंगे, ठीक है। एस माने तो सोल्यूशन होता है बच्चे आपकी प्रॉब्लम का। सोल्यूशन जो है बच्चे वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये बच्चे आपका आंसर में प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, कि प्रॉब्लम के अनुसार ही बेटा आप सोल्यूशन देते हो।
और ये लास्ट वाला सी जो होता है बच्चे, ये आपके आंसर के कंक्लूजन के लिए होता है, यानी जिसके अंदर आप अपने आंसर का कंक्लूजन देते हो, आप अपना पर्सनल ओपिनियन जो है बच्चे यहाँ पर दे सकते हो। याद रखना बच्चे, आर्टिकल का जो आंसर होता है वो काफ़ी बैलेंस्ड आंसर बनाना होता है आपको, ठीक है। बैलेंस्ड आंसर बनाने का मतलब क्या है बच्चे? बैलेंस्ड आंसर बनाने का मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑन द सेम हैंड बहुत ज़्यादा से पॉजिटिव पॉजिटिव मत लिखो। हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों जो हैं आपको काउंट करने होते हैं। आर्टिकल में बच्चे सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली होता है आपका एक हेडिंग, और हेडिंग के नीचे आती है बच्चे यहाँ पर आपकी बायलाइन। बायलाइन में बच्चे आपको वो नाम लिखना होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किसने लिखा है, उसका नाम जो होता है बच्चे वो आपके आर्टिकल के सॉरी है ये आर्टिकल, हाँ सही बोला मैंने, आपके आर्टिकल की बायलाइन में आता है। डिवीजन ऑफ मार्क्स बच्चे कुछ ऐसा है, 1 मार्क आपको फॉर्मेट के लिए मिलता है, 1 मार्क आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज जिसमें आपकी आईपीएससी की ट्रिक फॉलो हो जाएगी, 2 नंबर मिलते हैं बच्चे आपने कैसा कंटेंट लिखा है, 1 नंबर मिलाता है बच्चे आपको एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर करेक्शन के लिए, 120 से 150 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है। अब जैसे यहाँ पर बच्चे आपको एक पैराग्राफ दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि भैया आप आशीष या अनुराधा हो, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो देखकर कि बहुत ज़्यादा मास स्केल पे कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है हमारी कंट्री में और अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। तो आपने डिसाइड किया है कि आप एक आर्टिकल लिखोगे कि भैया ट्रीज ग्रो करने की क्या इंपॉर्टेंस है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और ये आर्टिकल जो है बच्चे 120 से 150 वर्ड्स के ऊपर लिखना है, और आपकी हेडिंग रहेगी ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, और ये बच्चे आपको लिखना होगा आपके स्कूल मैगजीन के लिए। तो भाई ऐसे आएगा ग्रो मोर ट्रीज एंड रिड्यूस पोल्यूशन, नाम बच्चे आपका है अनुराधा या आशीष। इस तरीके से बच्चे लिखा जा सकता है कि ट्रीज जो हैं बच्चे उन्हें पोएम ऑफ अर्थ कहा जाता है, और दे विद द पोएम ऑफ अर्थ दैट राइट्स अपॉन द स्काई। ये फ्रेज बच्चे बिल्कुल सही जाता है हाईलाइट करने में द पाइवेटल रोल जो ट्रीज प्ले करती है, प्लांट्स प्ले करते हैं हमारी इन्वायरमेंट और प्लानट को क्लीन रखने में। देयर आर वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से मैनकाइंड आज एग्जिस्टेंस में आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज जो है बच्चे वो एम्फोसाइज करी गई है बार बार कि पेड़ों को उगाओ। दिस इज बिकॉज कि बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चे हमें मिलते हैं पेड़ उगाने से, ये दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाते हैं। ट्रीज एक्सेल करती है ऑक्सीजन, इनहेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट में। बिसाइड्स ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल गैसेज और हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर भी देती हैं ब्रीथ करने के लिए। और ट्रीज जो है बच्चे वो एक शीट बनाती हैं हमारे आसपास हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बच्चे हमें बचाने के लिए। तो पेड़ों के फायदे गिना रहे हैं अभी हम। साथ ही साथ बच्चे इसका फायदा सिर्फ ये नहीं, इसका फायदा ये भी है कि ये बर्ड्स और वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ट्रीज जो होते हैं बच्चे वो हेल्प करते हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने में और प्रिवेंट करने में सॉइल इरोजन। द प्लेसेस एंड द सिटीज बच्चे जो इनहिबिट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, दे आर रिलेटिवली कूलर एज कम्पेयर टू द कॉन्क्रीट जंगल्स जो बिना एयर कंडीशनर्स के नहीं चल सकते। अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन जो है बच्चे उसने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करने में जो है एक प्रॉब्लम लीड करी है, और पार्क्स को कि डिस्पाइट द केस कि उनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो जो नंबर ऑफ ग्रीन कवर्स हैं वो अब रिड्यूस करते जा रहे हैं सोसाइटी में। तो अकेला एक तरीका बचा है बच्चे पेड़ों को बचाने का, वो है उन्हें एक फास्टर रेट पे ग्रो करना। और पैराग्राफ को एंड किया है बच्चे बड़ी अच्छी बात बोलकर कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर्स अगो एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। एक टाइम था 20 साल पहले और एक है आज। तो आज कसम खाते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो लगाएंगे और हमारे प्लानट को और सुंदर और लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स जो है उनको फॉर्म कर सकते हो। तो इन दैट वे यू गाइज विल बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स इन योर आंसर्स, ठीक है। ऐसे बच्चे और भी बहुत सारे टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको आप लोग रेफर कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। अब आखिरी टॉपिक के ऊपर बच्चे हम लोग आ जाते हैं जो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। अगर बच्चों मैं बात करूँ आप लोगों से रिपोर्ट राइटिंग की, तो रिपोर्ट राइटिंग बच्चे अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया चॉइस में आता है फॉर आर्टिकल। अगेन रिपोर्ट राइटिंग जो होता है बच्चे वो 2 टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं हमारे पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सेम है इसका भी। 2 टाइप की रिपोर्ट्स होती है बच्चे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और दूसरी होती है आपकी स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। दोनों का फॉर्मेट बच्चे अपना अपना डिफरेंट होता है, दोनों का लिखने का तरीका अलग होता है, दोनों के टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड, मैं तुम लोगों को दोनों के टॉपिक्स भी बता देती हूँ। माफ़ी चाहते हैं, बाल बांधने के लिए समय ले रहे हैं।
सॉरी, सबसे पहली रिपोर्ट जो आती है बच्चे पेपर के अंदर वो होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, सबसे कॉमनली पूछी जाती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में बच्चे सबसे पहले आप एक हेडिंग देते हैं, ठीक है। एक हेडिंग देने के बाद यहाँ पर बच्चे आप देते हैं उसकी बायलाइन की, एक किसने लिखा है, और यहाँ पर बच्चे नीचे ब्रैकेट के अंदर आता है उसका नेम ऑफ न्यूज़पेपर। और बच्चे अगर आपको डेजिग्नेशन भी पता है तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति की डेजिग्नेशन जो है वो भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शनल होता है, अगर दिया गया होता है तो लिख देना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में बच्चे सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेट, ठीक है, डेट, और उसके बाद लिखती हूँ बच्चे मैं प्लेस, और इन दोनों को मैं कर देती हूँ पैरेंथेसिस में। ओहो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद बच्चे मैं इन दोनों को कर देती हूँ पैरेंथेसिस में यानी इनको ब्रैकेट में करके मैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग जो है बच्चे वो स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये होता है बेटा मेरी बेसिक रिपोर्ट का फॉर्मेट, कि मेरी जो रिपोर्ट होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से बेटा लिखी जाती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये फॉर्मेट होता है। जब आप बात करते हो बच्चे न्यूज़पेपर रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 1 की, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो बच्चे पैराग्राफ नंबर 1 होता है उसके अंदर आप बताते हो, क्या बताते हो, आप बताते हो बच्चे इसके पैराग्राफ नंबर में व्हाट, वेयर और व्हेन, कब हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। पैराग्राफ नंबर 2 में बच्चे आप देते हो इसकी सारी डिटेल्स, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन, नेम, एज, पर्सनल डिटेल्स, उसमें नाम इंक्लूड करो, नाम डालो, आंसर और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चे आप बनाते हो पैराग्राफ नंबर 3, जिसमें आप बताते हो बच्चे कि आगे क्या एक्शन होने वाला है, फर्दर क्या एक्शन होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। मान लो कोई केस है, कोई इंसिडेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो होती है ना बच्चे वो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स के ऊपर लिखी जाती हैं। कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई, ऐसों की चीज़ों के ऊपर लिखी जाती है। तो बच्चे पुलिस का क्या एक्शन होगा आगे, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जाएगा वो आप बताते हो, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे इसके अंदर आप बताते हो कि कंपनसेशन, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई फायर लग गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें कोई मुआवजा दिया जा रहा है, कोई कोई कंपनसेशन जो है वो लोगों को दी जा रही है, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को। तो ये सब चीज़ें बच्चे आप अपनी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में बताते हो। सिमिलरली बच्चे अगर मैं बात करती हूँ आपसे आपकी दूसरी रिपोर्ट के बारे में, इसका नाम होता है बच्चे आपकी इवेंट रिपोर्ट या मैगजीन रिपोर्ट। ये होती है बच्चे आपकी मैगजीन रिपोर्ट, और एज द नेम सजेस्ट बच्चे इसके अंदर कोई भी इवेंट्स जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है बच्चे, हेडिंग होता है और यहाँ पर बायलाइन होता है, और उसके बाद बच्चे आप अपना कंटेंट जो है वो डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। दोनों रिपोर्ट में बच्चे जो पैराग्राफ नंबर 1 होता है वो सेम होता है, जिसके अंदर बच्चे आप बताते हो कि व्हाट, वेयर और व्हेन, कब, क्या और कैसे। पैराग्राफ नंबर 2 में बच्चे आप शुरू करते हो कि आप सबसे पहले एक इंट्रो स्पीच होती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल आती है, ठीक है, प्रिंसिपल आती है वो अपनी स्पीच देती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे लैम्प लाइट सेरेमनी होती है, यानी आप लोगों की जो दीप प्रज्वलन सेरेमनी होती है, लैम्प लाइट सेरेमनी होती है, ठीक है। लैम्प लाइट सेरेमनी के बाद बच्चे क्या होता है, लैम्प लाइट सेरेमनी के बाद चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, ठीक है, गेस्ट को जो है इनवाइट किया जाता है। उसके बाद जो है बच्चे डांस होता है, प्ले होता है, ठीक है, म्यूजिक होता है, जो भी मान लो स्टॉल्स हैं तो स्टॉल्स लगते हैं, सब कुछ जो भी आपके क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है वो बता सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ नंबर 3 में बच्चे फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो चीफ गेस्ट करता है, ठीक है, जो कौन करता है आपका चीफ गेस्ट, सी और जी, चीफ गेस्ट करता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी सी जो चीफ गेस्ट है बच्चे उसकी स्पीच देते हैं वो, ठीक है, स्पीच देकर एनकरेज करते हैं लोगों को जो भी टॉपिक दिया गया है। और लास्ट में बच्चे रिफ्रेशमेंट्स जो हैं बच्चों को दे दी जाती हैं। लास्ट के अंदर सब लोगों को खाने पीने की चीज़ें दे दी जाती हैं और सब लोगों को फ्री कर दिया जाता है कि जाओ ऐश करो, जीवन जियो, मजे करो, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो अपनी मैगजीन रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स दिखा रही हूँ बच्चे आपके अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स के। जैसे यहाँ पर बच्चे आपको दिया गया है कि आप श्रुति संजय हो, द हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ एपीएस पब्लिक स्कूल मैसूर। आपके स्कूल ने अभी एक हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे मॉन्यूमेंट्स को लेकर। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इस प्रोग्राम के ऊपर 120 से 150 वर्ड्स के ऊपर। तो वही हेडिंग आएगी हमारी हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम बाय नाम आपका जो भी श्रुति या संजय।
तो भैया अब आप पहले पैराग्राफ में आपको याद रखना है बच्चे कि जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप डिटेल्स में दोगे, जितनी डेलिकेट डिटेल्स बनाओगे, इंट्रिकेट डिटेल्स बनाओगे, उतने अच्छे नंबर आपको आंसर में मिलेंगे। कि भैया हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय हिस्ट्री क्लब एपीएस स्कूल का। डेट बता रहे हो, टाइम बता रहे हो, वेन्यू बता रहे हो। स्कूल जो है वो बहुत डेक्ड अप है, बहुत अच्छा खासा सजाया हुआ है विद पोस्टर्स ऑफ वेरियस हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के साथ कि आइए भैया और एंजॉय कीजिए। मिस्टर एस के नायर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है RIE मैसूरू के, वो चीफ गेस्ट है यहाँ के। अराउंड 1000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो है वो लाइटनिंग ऑफ द सेरेमोनियल लैम्प से शुरू हुआ है। चीफ गेस्ट जो है दैट विल बी फॉलोड बाय इन्वोकेशन और वेलकमिंग एड्रेस ऑफ द न्यू प्राइम प्रिंसिपल मिसेस अरुणा नायर। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम जो है वो दिखाए, डांस और स्किट और एग्जिबिट करते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हेरिटेज एंड साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, क्यों हमारे हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्लब ने कैप्टिवेटिंग डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करी, ब्रीफ डिटेल्स दिखाई कि 40 मॉन्यूमेंट्स अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से। बेसिकली एक एक बात की डिटेल को बना बना के लिखना होता है। अब लास्ट में थर्ड पैराग्राफ में चीफ गेस्ट अपने एड्रेस में यूथ को जो है बोलते हैं कि आप प्रिजर्व करो नेशनल हेरिटेज। यंग माइंड्स को बोला कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी हेरिटेज साइट को मेंटेन करने की, प्रिजर्व करने की, अवेयरनेस क्रिएट करके। ये प्रोग्राम जो है लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के साथ कंक्लूड हो गया, जिसमें मिसेस जो हमारी वाइस प्रिंसिपल थी अनिकेत शाह विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट अमंग द पार्टिसिपेंट्स। इस तरीके से बच्चे आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स बना सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों आपका आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बट आपके पेरियूजल के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बच्चे इसके अलावा और बहुत सारी राइटिंग स्किल्स जो है बच्चे इसी लेटर के अंदर, इसी पीपीटी में छोड़ी हैं, ताकि आफ्टर क्लास भी अगर आपको हिंट चाहिए हो और कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप उन क्वेश्चंस को जो है बच्चे यहाँ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपकी आज की क्लास जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आपको मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।